नमस्कार, अपनी डपली अपना राग के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तोड़फोड़ जारी है, क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष में सियासी पार्टियां आमने सामने खड़ी हुई हैं। बीजेपी ने आज संदेश दे दिया, अगर अखिलेश यादव दाल चलेंगे तो हम पात पात चलने को तैयार हैं। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में बीजेपी ने सेंधमारी की और मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया गया। इस तस्वीर से सियासी संदेश अपने मायने हैं, लेकिन जिसको बीजेपी प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने परिवार संभाल पाए, न पार्टी संभाल पाई और समाजवादी परिवार में बगावत की तस्वीर को फिर से लोगों के बीच लेकर आए गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी अपर्णा यादव से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। मतलब साफ है कि अपर्णा के साथ आने से समाजवादी पार्टी के अंदर की बगावत को फिर से लोगों के बीच ले जाने का बीजेपी ने मन बना लिया है। समाजवादी बहू की बगावत। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के साथ। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फिर कुनबे में फूट, साथ गया छूट। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। पार्टी के लिए मुलायम परिवार गया टूट। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। तो जिस समाजवादी परिवार की बगावत की बात कर रहे हैं, उन परिवार की तस्वीर को जरूर देख लेना चाहिए, ताकि पता चल सके कि असल में अपर्णा यादव के बगावत के सियासी मायने क्या होंगे, जिस पर बीजेपी ने दांव लगाया है। तो दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी कुनबे की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के ये हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी परिवार, मुलायम सिंह यादव और पहली पत्नी मालती देवी, दूसरी पत्नी साधना गुप्ता। आप देखिए, अखिलेश यादव और डिंपल यादव, मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव और साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव, मुलायम सिंह की बड़ी बहू डिंपल यादव और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। तो यहां पर समझिए इस बात को कि ये पार्ट अगर आप अलग कर दें और ये पार्ट अलग कर दें, तो इसमें अपर्णा यादव ने अपनी राहें अलग करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साधना गुप्ता जो है, उनके बेटे हैं प्रतीक यादव और मालती देवी के पति हैं, मालती देवी के बेटे हैं अखिलेश यादव, साधना गुप्ता के बेटे हैं प्रतीक यादव। तो ये समझिए कि मुलायम सिंह यादव की दो पत्नियां मालती देवी और साधना गुप्ता, तो उनके यहां पर ये सबसे बड़ी बात ये है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो समाजवादी कुनबा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सृष्टि कश्यप सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता, कीर्ति निधि पांडे एसपी की प्रवक्ता, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार और समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता। समीर सिंह जी, आपका कुनबा मजबूत हुआ है अपर्णा यादव के आने के बाद, अब स्ट्रेटेजी क्या है? समाजवादी पार्टी के लोगों को तोड़ करके आप अपने कुनबे में ला रहे हैं। 2022 के दंगल में इसका फायदा कितना बीजेपी को होगा? देखिए, अपर्णा यादव ने जब आज पार्टी ज्वाइन किया है, हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने अपने से कहा
ये हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अपर्णा यादव महिलाओं के क्षेत्र में काम करती हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला युवा है, अपर्णा यादव जी युवा है, और जो सामाजिक कीर्ति पांडे भी मेरे साथ है, बिल्कुल काम करती हैं। समीर जी, कीर्ति पांडे समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। पांडे जी, आप कहते हैं बीजेपी के राज में लोग खुश नहीं है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था खराब है। आपके परिवार के लोग आपकी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आपको तो बधाई देनी चाहिए। देखिए अनुपम जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुभकामना दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी का विस्तार हुआ, कम से कम वहां भी लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात है। और जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो हाथरस भूल जाती है। वो पंचायत के चुनाव में महिलाओं का किस तरीके से वस्त्र खींचा जा रहा था, ये भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी में स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, ये भी भारतीय जनता गायत्री पार्टी प्रजापति याद है आपको? भारतीय गायत्री प्रजापति याद है? जनता पार्टी भूल जाती है। जेलों में है, भारतीय जेलों में है गायत्री प्रजापति। खुलेआम आपके आइकॉन थे समाजवादी पार्टी के, खनन के माफिया थे और अखिलेश जी के दुलारे थे गायत्री प्रजापति। सरकार में उत्तर प्रदेश को बुलडोजर नहीं मिला, ये भी भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के जो सजाती अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो खुलेआम अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। कानून व्यवस्था की बात किस मुंह से करती है? अरे जिन्ना और गायत्री प्रजापति देश के दुश्मन आपको याद है, माफिया याद है, गुंडे याद है, अलगाववादी याद है। मैं समीर जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। की राजनीति पांडे जी रुकिए भाई। सृष्टि कश्यप कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। सृष्टि कश्यप, सवाल ये है, अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आती हैं, तो सवाल यह है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। बात है, अगर आज अपर्णा यादव पार्टी छोड़ के आ रही है तो वो मुलायम सिंह जी की बहू है। वहां परिवारवाद नहीं दिखता भाजपा को। और अगर हम परिवारवाद की बात करें तो अब हमारी जो रीता बहुगुणा जोशी जी है, उनके बेटे का क्या होगा उस सीट से? सबसे प्रबल दावेदार तो वहां से वो है। और बहुगुणा जोशी जी ने 2017 के चुनाव में जब हराया था अपर्णा जी को, तब परिवारवाद कहाँ गया था? और आज उसी अपर्णा यादव को आप दिल्ली में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। मुझे तो बेचारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए दुख हो रहा है कि जिनके लिए कल तक वो गाली देते थे, आज उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा। समीर जी जवाब दीजिए भाई। समीर जी आप ही पर सवाल खड़े कर रही हैं। भी दुख हो रहा है कि वो जो नेता है जो भाजपा में रहे, नहीं देखिए, अपर्णा जी के ज्वाइनिंग पर इनको आरोप लगाने से पहले कांग्रेस की पोस्टर गर्ल जिसने प्रियंका वाड्रा पे पैसे लेने का आरोप लगाया उनके सचिव के ऊपर, आपकी पोस्टर गर्ल कहाँ गई? 40% आरक्षण की बात आप करती थी, लड़की हो लड़ सकती हो। जो पोस्टर गर्ल है आज वो कांग्रेस पे ही आरोप लगा रही है। आप महिलाओं की क्या बात करती है? राजस्थान में महिलाओं का क्या हुआ मंत्रिमंडल विस्तार में? सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के। मैं लूंगा रिएक्शन समीर जी, मैं लूंगा। आवाज कुछ नहीं आ पा रही है, आवाज कुछ हमारे पास सृष्टि जी की ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। सृष्टि जी जवाब दीजिए। सृष्टि जी जवाब दीजिए, बोलिए। कैन यू हियर मी? जी जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बताइए। तो मैं अगर इनसे अपर्णा यादव पे बात करूं, अगर मैं इनसे रीता बहुगुणा जोशी जी पर सवाल पूछूं, उनके बेटे के भविष्य के बारे में सवाल पूछूं, तो ये देश भ्रमण पे निकल जाते हैं। जिस दिन टॉपिक होगा राजस्थान या कांग्रेस, उस दिन आप मुझसे डिस्कस करिएगा। आज तो अपर्णा यादव के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जिसने आज तक एक चुनाव नहीं जीता, उसे दिल्ली में भव्य ज्वाइनिंग कराई जा रही है। लेकिन सांसद एमएलए रहे लोगों को यहाँ यूपी के भाजपा के ऑफिस में ज्वाइन कराया जा रहा है। इतना दोहरा मनोज रघुवंशी के पास आऊंगा भाई। ऑडियो डाउन करिए। मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार है। मनोज जी सवाल ये है कि अपर्णा यादव अपना घर छोड़ करके और अपना परिवार छोड़ करके अगर राष्ट्र की आराधना की बात कर रही हैं, तो क्या ये माना जाए अखिलेश यादव शुभकामना भी दे रहे हैं,
तो अखिलेश यादव के मन में या परिवार में कहीं ना कहीं टीस है, इसीलिए नेताजी ने कई बार मनाने की कोशिश की लेकिन अपर्णा मानी नहीं। मतलब साफ है कि जो अपर्णा यादव को बीजेपी के अंदर मिल रहा है, जो उनको एक पवित्र वातावरण मिल रहा है, गोरक्षा का मिल रहा है, मंदिर निर्माण का मिल रहा है, राष्ट्र की आराधना का मिल रहा है, वो उनको अपने परिवार या अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिला होगा वैसा वातावरण, तभी तो वो वहां से यहाँ आई हैं। तो मतलब उन्होंने तो खुद ही कहा कि राष्ट्र की आराधना के लिए आई हूं, यानी कि राष्ट्र की आराधना के लिए उनको समाजवादी पार्टी पर्याप्त नहीं लग रही थी ना, कोई कमी लग। देखिए, यादवों का एक बहुत अच्छा संस्कार होता है, वो गाय की पूजा करते हैं। अब मतलब उनका तालमेल उनसे होना बड़ा ही एक अजीबोगरीब सवाल है कि मतलब एक वर्ग है जो कि गाय की पूजा नहीं करता है बल्कि विपरीत करता है, और एक वर्ग है जो गाय की पूजा करता है। तो जो वास्तव में गाय की पूजा करते हैं, जिनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, बड़ों से अच्छे संस्कार मिले होंगे अपर्णा जी को, वो संस्कार उनके फलीभूत हुए। वो खुद भी गौशाला चलाती है लखनऊ में, योगी आदित्यनाथ भी गाय की सेवा करते हैं। उनको दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे आत्मा का मिलन है, यहाँ पे पवित्र मिलन है, तो उसके लिए उन्होंने बीजेपी में आना उचित समझा। ये उनका अपना फैसला है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं मनोज जी जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं, सवाल यहां पर यह है कि इन सब चीजों के बीच में हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सवाल यह है कि आप इस बात को बताइए पांडे जी कि जब आजमगढ़ की बात होगी तो अखिलेश यादव जो है वो आजमगढ़ से कह रहे हैं कि जनता से अनुमति लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहां के कुछ फिगर बता दूं। ये 2017 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है 403 सीटों का। अब इसमें हम आजमगढ़ की बात कर ले रहे हैं क्योंकि आजमगढ़ से लगातार यह बात हो रही है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव आजमगढ़ से यहां से लड़ सकते हैं। आजमगढ़ की क्या तस्वीर थी 2017 में, ये आप देखिए। 10 सीटें आजमगढ़ में विधानसभा की हैं, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 2 3 4 5, ये 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी 4 सीटों पर, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 5-4-1 5-4-1 ये यहां पर तस्वीर है। और योगी आदित्यनाथ को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। स्क्रीनिंग हो गई है तो गांव में कितने कोई लोग ऐसे बचे हैं जिनको वैक्सीन न लिया, जिनको वैक्सीन की आवश्यकता पड़ रही है? सभी लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है पहली डोज। और स्क्रीनिंग के दौरान यहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया? आज भी हो रहा है हमारे यहाँ स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन दोनों का काम हो रहा है। हाँ। इसमें हमारे आज वाले में 2 पॉजिटिव आए हैं। हाँ सर। तो घर ही में है अभी तो फिलहाल घर पे ही है। घर पे। हाँ, होम आइसोलेशन। तो उनके लिए होम आइसोलेशन के लिए कुछ तो नियम है ना कि अलग सेपरेट उसका अलग से रूम होना चाहिए, अलग से टॉयलेट होना चाहिए। ये घर में मौजूद है उनका? उनके लिए भोजन वगैरह देने में जो सावधानी बरतनी है उन सब होते हैं, उनका मोबाइल नंबर और उनकी सारी जानकारी हमारे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। हम बात कर रहे थे यहां पर उत्तर प्रदेश के 2017 के आजमगढ़ की तस्वीर की कि इन 5 सीटों पर जहां पर आप ये रेड कलर देख रहे हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। और इन्हीं सीटों में, यानी कि इन प्रभाव वाली सीटों को अगर हम विस्तार से थोड़ा समझें तो यहां पर हमें समझना होगा। एक बार फिर आपको योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सीधे ले चलते हैं। कोरोना महामारी हम लोग नियंत्रित इसी कारण कर पाए हैं क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान ये महामारी जिस खतरनाक रूप में आई थी, उस महामारी के दौरान तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी दुनिया और पूरे देश के अंदर हाहाकार की स्थिति बनी थी। हम लोगों ने उसी समय निगरानी समितियों को एक्टिव किया था कि घर घर जाकर के मेडिसिन किट वितरण करवाइए। इतना बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश उसको पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल रहा है। आप लोग थर्ड वेव को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तो जहां पे बीमार वहीं पे उपचार का जो नारा दिया था, दूसरा मेडिसिन किट वितरण उसी उपचार का एक तरीका रहा है। इसने एकदम लोगों को एक नया उत्साह दिया है। दूसरा वैक्सीनेशन,
हर एक व्यक्ति को वैक्सीन, जो भी 15 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन दो। और गौतम बुद्ध नगर को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पहली डोज 100% लोगों को दे चुके हैं। सेकेंड डोज भी 92% लोगों को दे चुके हैं। अब प्रिकॉशन डोज और 15 से 17 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उन लोगों को डोज जो देनी है वैक्सीन की, इसको भी आप समय से दिलवा दें तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। देखिए ये राष्ट्रीय कार्य है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में हम लोग भी कह पाएंगे कि हमने भी इस महामारी को दूर भगाने और इसके लोगों के जीवन को बचाने में हम लोगों ने भी योगदान दिया है। निगरानी समिति से आप सब जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों के सराहनीय कार्य के लिए अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। देश के मुख्यमंत्री निगरानी समितियों के मसले पर बोल रहे थे। गांव में ग्रामीण लोग जो निगरानी समितियां बनाई गई हैं उनसे वहां पर वो बातचीत भी कर रहे थे। यहां पर रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।